हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं चार्ज एयर कूलर के बारे में। जैसा कि आपने देखा, हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि हीट एक्सचेंजर किस किस टाइप के होते हैं और क्या क्या होता है। बेसिकली ये एक टाइप का हीट एक्सचेंजर ही है, बट चार्ज एयर कूलर जैसे आप मतलब समझ सकते हैं कि ये चार्ज एयर को कूल करता है। कूलर मतलब कि वही आपका हीट एक्सचेंजर की तरह हो गया कि हीट एक्सट्रैक्ट करना और मीडियम को कूल करना। लेकिन चार्ज एयर कूलर का मतलब क्या निकलता है कि ये चार्ज एयर को कूल करता है। अब चार्ज एयर को कूल करता है तो चार्ज एयर आती कहां से? चार्ज एयर आती है आपके टर्बो चार्जर से। टर्बो चार्जर जो होता है, जो आपका इंजन होता है, इंजन का एग्जॉस्ट गैस जो होता है, जब आप टर्बो चार्जर यूज करते हो तो आप इंजन के एग्जॉस्ट गैस को जो है वो आप एटमॉस्फेयर में रिलीज नहीं करते, आप उसके एग्जॉस्ट गैस को टर्बो चार्जर जैसे एक मशीन में यूज करते हो। और वो टर्बो चार्जर जो है आपको हाई प्रेशर एयर देता है, हाई प्रेशर चार्ज एयर देता है, जो कि आप जो है इंजन में वापस से यूज करते हो। अब टर्बो चार्जर एक बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसके टर्बो चार्जर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसकी मेंटेनेंस, उसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके टाइप, क्लासिफिकेशन, अगर फाउलिंग होती है और अगर दो टर्बो चार्जर है, वो सब अलग टॉपिक है। वो सब मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। उस पर 3 से 4 वीडियो बनेगी। उसके अलावा अभी आप इतना मान के चलिए कि टर्बो चार्जर का काम है हाई प्रेशर एयर भेजना। हाई प्रेशर एयर से हमें क्या एडवांटेज मिलता है? हाई प्रेशर एयर से हमें ये एडवांटेज मिलता है कि आपका जो हाई प्रेशर एयर होती है वो कम जगह में एक्यूमुलेट हो जाती है ज्यादा। जैसे कि आपका एक सिलेंडर स्पेस है, जो सिलेंडर स्पेस है आपका, जहां पे जो है एयर इकट्ठी होती है। डीजल इंजन में क्या होता है कि पहले एयर आती है अंदर, कंप्रेस्ड एयर आती है, वो पहले एयर आती है फिर उसको कंप्रेस किया जाता है। तो एयर आती है तो एयर उस पर्टिकुलर सिलेंडर में जितनी आ सकती है उतनी ही आती है एम्बिएंट प्रेशर पे। बात यहां आ जाती है एम्बिएंट प्रेशर पे। अगर आप उसको हाई प्रेशर पे भेजेंगे, कंप्रेस करके भेजेंगे, जो कि टर्बो चार्जर भेजता है, हाई प्रेशर चार्ज एयर जो होती है, कंप्रेस्ड एयर होती है, तो उतनी सी जगह में ज्यादा एयर आ जाती है। एक प्रॉपर जो छोटी सी स्पेस है, सिलेंडर स्पेस है, उस सिलेंडर के अंदर एम्बिएंट प्रेशर के अलावा अगर आप हाई प्रेशर पे भेजते हैं तो उतनी ही स्पेस में ज्यादा एयर आती है। ज्यादा एयर का क्या मतलब निकलता है कि हम ज्यादा फ्यूल बर्न कर सकते हैं। यहाँ पे हमें एडवांटेज ये मिलता है कि स्पेस तो उतनी ही रहेगी, लेकिन अब हम ज्यादा फ्यूल बर्न कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा एयर है। तो एयर टू फ्यूल का रेशो बढ़ जाता है, तो हम ज्यादा फ्यूल बर्न कर सकते हैं। ज्यादा फ्यूल बर्न करोगे तो बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, तो यहाँ पे आपको इस चीज का फायदा मिल जाता है। तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं चार्ज एयर कूलर को। चार्ज एयर जो है वो बेसिकली टर्बो चार्जर से निकल रही है। अब टर्बो चार्जर से जो एयर निकलती है वो अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस पे होती है। 200 डिग्री सेल्सियस की एयर को डायरेक्टली इंजन में यूज नहीं कर सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर के कुछ नुकसान होते हैं। इसलिए हम चार्ज एयर कूलर को जो है यूज करते हैं, उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर पे लाए ताकि हम उसको यूज कर सके इंजन में। जैसे कि आप देखेंगे टर्बो चार्जर से जो है एयर वाया चार्ज एयर कूलर जो है इंजन में जा रही है, डायरेक्टली नहीं जाती है। तो अब हम देखते हैं, मैं आपको यहां से बिल्कुल लाइन डायग्राम लेके चलूंगा। सिंपल और बिल्कुल कन्वीनियंटली मैंने बेसिक से शुरू किया, बेसिक से समझाया, फ्लो चार्ट बना के एक एक चीज समझ में आ जाएगी। राइटिंग को थोड़ा एक्सक्यूज करना है, इतनी अच्छी नहीं मेरी। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये इंजन से एग्जॉस्ट एयर निकली, टर्बो चार्जर में आ रही। यहाँ पे भी देखेंगे इंजन से एग्जॉस्ट एयर टर्बो चार्जर में आ रही है। टर्बो चार्जर से आगे क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज एयर है एट हाई प्रेशर, चार्ज एयर जो बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो हाई प्रेशर एयर निकलती है, ये हाई प्रेशर एयर के मैंने आपको एडवांटेज बताया था कि ज्यादा फ्यूल बर्न होगा तो ज्यादा पावर मिलेगी क्योंकि आपके पास ज्यादा एयर आ रही है। उस छोटी सी स्पेस में कंप्रेस्ड एयर ज्यादा आ सकती है एज कम्पेयर टू नॉर्मल प्रेशर की एयर। तो ज्यादा एयर, ज्यादा फ्यूल, ज्यादा पावर। तो ये पहला पॉइंट तो हो गया। स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब इसको फ्यूल ऑयल कंजम्पशन से आप कंफ्यूज मत करना, ये मत सोचना मैंने आपको कहा कि हम तो ज्यादा फ्यूल बर्न कर सकते हैं उतनी सी एयर में, तो अब बेसिकली फ्यूल ज्यादा बढ़ गया। ये स्पेसिफिक फ्यूल ऑयल कंजम्पशन है, ये ओवरऑल लिया जाता है। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो मेरी नंबर ऑफ साइकिल, क्योंकि एक साइकिल में क्या आएगा, सक्शन स्ट्रोक आएगी। ये आपका मतलब जैसे आप 2 स्ट्रोक या 4 स्ट्रोक लेंगे तो जो साइकिल होती है उसमें क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होती है, कंप्रेशन होता है, पावर होता है, एग्जॉस्ट होता है, ये पूरी साइकिल होती है। हर एक साइकिल में जो आपकी पावर प्रोड्यूस्ड होगी, आप अगर ऑन एन एवरेज लेके चले एम्बिएंट एयर में,
एम्बिएंट प्रेशर की एयर में, तो आप जो है कम प्रेशर वाली एयर, एम्बिएंट प्रेशर वाली एयर मतलब कम एयर आ रही है तो कम पावर प्रोड्यूस होगी। उस अगर ऐसी 10 साइकिल लेके चले जिसमें कम कम पावर प्रोड्यूस हो रही है, उसके अलावा अगर आप कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उतनी ही पावर आपकी 6 या 7 साइकिल्स में प्रोड्यूस हो जाती है। तो ओवरऑल आपका फ्यूल ऑयल कंजम्पशन कम होगा, क्योंकि ये 6 और 7 साइकिल जिनमें आप कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे हैं, इनमें आप हर साइकिल में थोड़ा थोड़ा ज्यादा फ्यूल बर्न कर रहे हैं। तो इनकी वजह से इनमें थोड़ा थोड़ा ज्यादा पावर आपको मिल रही है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो काम 10 साइकिल में एम्बिएंट प्रेशर की एयर कर रही थी, एम्बिएंट एयर जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे है वो कर रही थी, वही काम कंप्रेस्ड एयर जो कि टर्बोचार्जर से निकलती है, हाई प्रेशर हाई चार्ज वो जो आपकी एयर होती है, वही काम वो 6 या 7 साइकिल में कर देगा। ये हमारा एडवांटेज है टर्बोचार्जर का, इसलिए हम यूज करते हैं। तो हमें टर्बोचार्जर यूज करने से क्या क्या एडवांटेज मिल रही है? पावर तो हमारी बढ़ ही रही है, फ्यूल ऑयल कंजम्पशन हमारा बहुत कम हो ही गया है। थर्मल लोडिंग का एक कंसेप्ट थोड़ा अलग सा है, थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा। थर्मल लोडिंग बस ये है कि जैसे ही आप हाई प्रेशर एयर भेजते हो तो आपका जो हाई टेम्परेचर, बेसिकली जो एक डीजल इंजन होता है उसमें आपने देखा होगा कि हम पहले एयर को इंसर्ट कर देते हैं, फिर एयर को आपने इंसर्ट करने के बाद एयर को आप कंप्रेस करते हैं। अब कंप्रेस करने के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाता है, उसका प्रेशर उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन वो प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ने के बाद उस पे एटमाइज्ड फ्यूल स्प्रे किया जाता है, जो छोटे छोटे टाइनी ड्रॉपलेट्स जो है डीजल के स्प्रे किए जाते हैं, जो कि आग पकड़ते हैं। अगर आप नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर को अंदर लाके कंप्रेस कर रहे हो तो वो किस लिमिट तक कंप्रेस होगी, और अगर आप ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर ला रहे हो और उसको आप कंप्रेस कर रहे हो तो वो किस अमाउंट में कंप्रेस होगी? आप जानते हो ऑलरेडी कंप्रेस्ड एयर जो है उसका प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है और आप कंप्रेस करके उसका प्रेशर और ज्यादा बढ़ा दे रहे हो। तो अगर इसमें आपका प्रेशर राइज जो है, अगर मैं 1 to 10 के स्केल में लेके चलूं, अगर इसमें आपका प्रेशर राइज जो है वो 7 तक पहुंचेगा तो कंप्रेस्ड एयर जो होगी उसका प्रेशर राइज जो होगा, जो कि ऑलरेडी हाई प्रेशर पे, आप उसको कंप्रेस करके कंप्रेशन स्ट्रोक में और हाई प्रेशर पे लेके जाओगे तो फिर वो चीज जो है वो आपका 1 से 10 के स्केल में 9 तक पहुंच जाएगी। तो हाई प्रेशर हो गया आपके पास, एज कंपेयर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अलावा आपके पास कंप्रेस्ड जो एयर है वो आपको ज्यादा प्रेशर देगी। तो और ज्यादा प्रेशर देगी तो बॉस जब ऊपर से फ्यूल ड्रॉपलेट्स गिरती हैं तो वो पहले तो एटमाइज होती है, लेकिन बाकी का एटमाइजेशन जो उनका होता है, बाकी का और जो ब्रेक होती है वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में, वो तो एयर के कॉन्टेक्ट में आके होती है। तो और वो एयर के कॉन्टेक्ट में आके कैसे होती है? क्योंकि हाई प्रेशर एयर होती है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्रेस्ड जो आप एयर यूज कर रहे हो उसमें आपके पास ज्यादा प्रेशर की एयर है, क्योंकि टर्बोचार्जर ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा के दे रहा है, उसके बाद कंप्रेशन में और ज्यादा प्रेशर बढ़ जा रहा है, तो आपके पास दो जगह से प्रेशर बढ़ रहा है। तो ये और ज्यादा प्रेशर की एयर है, तो एटमाइज फ्यूल जब इसके कॉन्टैक्ट में आएगा तो फिर वो और ज्यादा एटमाइज हो जाएगा एज कंपेयर टू जब वो तब होता अगर आपका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आती तो आपका एक ही बार होता, सिर्फ कंप्रेशन स्ट्रोक में प्रेशर बढ़ता, तो उसमें इतना ज्यादा एटोमाइज नहीं हो पाता फ्यूल, इतना ज्यादा आपका फ्यूल जो है वो बर्न नहीं हो पाता, इतना ज्यादा टाइनी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो थर्मल लोडिंग जो है बहुत वो रिड्यूस हुई ना, क्योंकि 2 बार आपका प्रेशर बढ़ा तो आपका प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, फिर आपका एटोमाइजेशन में उतनी ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। उतनी एटोमाइजेशन मतलब फ्यूल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना, जो कि जो बिल्कुल आप फ्यूल को बिल्कुल टाइनी स्प्रे टाइप ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर देते हो ना, जैसे डिओड्रेंट मारते हो तो एकदम से टाइनी स्प्रे निकलता है तो वो एटोमाइज्ड निकलता है, उसका एटोमाइजेशन कहते हैं। ऐसे ही फ्यूल भी बिल्कुल वो डिओड्रेंट की तरह उतने ही छोटे माइक्रो ड्रॉपलेट्स में निकलता है और वो एयर के कॉन्टेक्ट में आके और ज्यादा माइक्रो में हो जाता है, और वो जितनी ज्यादा प्रेशराइज्ड एयर होगी उतना ही ज्यादा टाइनी ड्रॉपलेट्स में आएगा। तो उसका जो है ज्यादा प्रेशर का फायदा हमें टर्बोचार्जर से मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। अगर आपको थोड़ा बहुत ना समझ में आया, क्योंकि इसमें बिल्कुल ही बेसिक्स में जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इस पे। अब हमें जो है टर्बोचार्जर से ये सारे एडवांटेजेस मिल क्यों रहे थे? जैसे मैंने आपको बताया, हाई प्रेशर एयर की वजह से, हाई प्रेशर एयर की वजह से इंक्रीज पावर भी थी, ज्यादा फ्यूल बर्न होने की वजह से, फ्यूल कंजम्पशन भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, थर्मल लोडिंग भी एक्सप्लेन किया, सारे हमें फायदे मिल रहे हैं हाई प्रेशर की वजह से। बट आपको पता है कि जब फायदे आते हैं तो नुकसान भी आता है। तो नुकसान ये है कि हाई प्रेशर के साथ बस PV = nRT होता है, तो P प्रोपोर्शनल टू T होता है। तो अगर प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया
तो टेम्परेचर बढ़ने से ये नुकसान हो जाता है कि जो हम डेंसिटी इंक्रीज कर रहे थे ना यहाँ पे एयर की, जिसकी वजह से हमें ज्यादा डेंस एयर मिल रही थी, ज्यादा फ्यूल बर्न कर पा रहे थे, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो जो आप यहाँ पे फायदे करने की सोच रहे थे, वो सारे फायदे नुकसान में बदलने लगेंगे। सारे ये जो एडवांटेजेस है, इन सब को डिसएडवांटेजेस में कन्वर्ट करने लगेगा ये हाई टेम्परेचर वाला कंपोनेंट जो नुकसान कर रहा है। ये इन सारे फायदों को हिंडर कर देगा, इन सारे फायदों को रोक देगा, उल्टा नुकसान करेगा। लेकिन अब रिड्यूस चार्ज डेंसिटी मतलब डेंसिटी कम हो गई, कम एयर बर्न हो पाएगी, कम मास की एयर जाएगी अंदर, कम एयर पहुंच पाएगी सिलेंडर के अंदर, कम फ्यूल बर्न हो पाएगा, पावर तो ऑटोमेटिकली गिर गई, स्पेसिफिक फ्यूल और कंजम्पशन भी बढ़ गया। उसके अलावा एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी बढ़ जाता है। इसका एक सिंपल मैथ्स मैं आपको समझाऊंगा। स्कैवेंज एयर जो कि इनलेट के लिए आप दे रहे हो, स्कैवेंज एयर वो होती है जो कि हम स्टार्टिंग में सक्शन स्ट्रोक में इनलेट में देते हैं, ठीक है। अब वो अगर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ेगी तो एग्जॉस्ट एयर जो है वो 5 से 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगी। अब मान के चल रहे हो कि इनलेट में अगर मैं 45 डिग्री सेल्सियस की एयर दे रहा हूँ, 45 डिग्री सेल्सियस की एयर दे रहा हूँ, मेरी एग्जॉस्ट अगर मेरी 300 डिग्री सेल्सियस पे निकल रही है, अगर 45 से ये 46 हो जाएगी, यहाँ पे 1 डिग्री बढ़ा है सिर्फ इनलेट में, तो मेरा एग्जॉस्ट जो है वो 300 से 310 हो जाएगा, ये 305 हो जाएगा। 5 से लेकर 10 डिग्री बढ़ जाता है एग्जॉस्ट में, सिर्फ 1 डिग्री बढ़ने पे स्कैवेंज में। और उस बढ़ने से क्या हो जाएगा, सल्फर एमिशंस बढ़ेंगे, नाइट्रोजन एमिशंस बढ़ेंगे। स्ट्रिजेंट लॉस है बॉस, कोई भी करने नहीं देगा आपको ये चीज, और बंद कर दिया जाएगा, तो कोई फायदा नहीं होगा उसका। तो वही मैं आपको बता रहा था, और वही मैंने आगे देखो दिया हुआ, लीड्स टू लो पावर, लो टॉर्क, हाई एमिशन, हाई फ्यूल कंजम्पशन। तो अब हम क्या करें, हमें चाहिए बॉस हाई प्रेशर एयर भी मिल जाए, हमें हाई टेम्परेचर वो हाई प्रेशर एयर भी मिल जाए, हाई डेंसिटी वाली एयर भी मिल जाए, और उसके साथ जो हाई टेम्परेचर वाला कंपोनेंट आ रहा है हमें वो नहीं चाहिए। तो हाई टेम्परेचर वाला कंपोनेंट अगर आपको हटाना है तो उसके लिए हीट एक्सचेंजर ही लगता है। क्या करने का है, यहां से आपको मिल रही है हाई प्रेशर एयर, यहां से आपको मिल रहा है हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी, हाई टेम्परेचर, ये तीनों चीजें मिल रही हैं हमें। प्रेशर आ गया, टेम्परेचर आ गया, प्रेशर आ गया, तो डेंसिटी भी आप मान के चलो आ गई है। यहां से आप जा रहे हो, हमें क्या चाहिए, हमें हाई प्रेशर तो चाहिए, हमें हाई डेंसिटी तो चाहिए, लेकिन हमें हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, क्योंकि हाई टेम्परेचर जो है हमारे सारे एडवांटेजेस को खत्म करके डिसएडवांटेज में कन्वर्ट कर रहा है। तो हम हाई टेम्परेचर कैसे हटाएंगे, हम उसको हीट एक्सचेंजर से ले जाएंगे। हीट एक्सचेंजर उसकी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये हीट एक्सचेंजर जो है आपका चार्ज एयर कूलर होता है। ये चार्ज एयर कूलर क्या करेगा, आपकी जितनी भी उसमें हीट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सारी की सारी नहीं करेगा, बिल्कुल कोल्ड एयर भी नहीं भेज सकते इंजन में, वो और नुकसान करती है। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ले आएगा, 200 डिग्री सेल्सियस टर्बो चार्जर से निकलता है आउटलेट, यहाँ से 200 डिग्री सेल्सियस पे निकलेगा, ये उसको 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देगा, 150 तक रिड्यूस कर देगा, 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस तक कर देगा। तो आपका हाई टेम्परेचर वाला कंपोनेंट तो गया, हाँ मान के चले टेम्परेचर तो कम हो गया, लेकिन प्रेशर अभी भी अपने पास ज्यादा है, डेंसिटी भी ज्यादा है, तो फायदे हमको उतने ही मिल रहे हैं। अब हमें पूरा फायदा मिल रहा है, और जो टेम्परेचर नुकसान कर रहा था वो इसने हटा दिया। हीट एक्सचेंजर होता है बेसिकली, फ्रेश वाटर यूज कर लेता है, सी वाटर यूज कर लेता है, एयर यूज कर लेता है, कोई भी टेम्परेचर कोई भी यूज कर लेता है। फिन्स लगे होते हैं इसमें, कॉपर प्लेट्स लगी होती है और फिन्स लगे होते हैं। इसका डायग्राम बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसे मिलेगा नहीं आपको कहीं पे भी, और उसको एक्सप्लेन करना कुछ अलग ही लेवल की चीज है, उसके लिए बहुत लंबी वीडियो लगेगी। आप इतना मान के चलिए जैसे हीट एक्सचेंजर होता है वैसे एक नॉर्मल हीट एक्सचेंजर है। एयर वाटर कुछ भी यूज करता है, बस क्या है कि वो फ्रेश वाटर भी यूज करता है, और उससे क्या है वो कूल करता है बेसिकली इसको, जो टर्बो चार्जर से मेरी एयर निकल रही है, और ये एयर को कूल करके 45 डिग्री सेल्सियस तक ले आता है, 200 से 45 डिग्री सेल्सियस तक। तो अब मेरा हाई टेम्परेचर के लॉसेज जो है वो खत्म होगा, हाई टेम्परेचर के लॉसेज मेरे खत्म। अब जो है मेरे पास हाई प्रेशर हाई डेंसिटी एयर है, अब आराम से यूज करो इंजन में, और सारे एडवांटेजेस लो, इंक्रीज पावर, रिड्यूस फ्यूल कंजम्पशन, थर्मल लोडिंग रिड्यूस, सब हो जाएगा। बस वो टेम्परेचर वाला कंपोनेंट हटाना, तब वो हमारे चार्ज एयर कूलर ने हटा दिया। वही मैंने यहाँ लिखा है, सो चार्ज एयर कूलर्स आर यूज्ड टू, यहाँ पे हाँ 10, तो हम क्या करें, तो हम हाई टेम्परेचर जो है चार्ज प्रेशर का वो कम करें, ताकि हमें हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी वाले तो मिले ही फायदा। हाई टेम्परेचर एक जो मेन बीच में फंस रहा है उसको हटाने का, तो उसको हटाने के लिए, हाई टेम्परेचर को हटाने के लिए चार्ज एयर कूलर यूज करेंगे। वो चार्ज एयर कूलर जो है ये आपका देखा ऑप्टिमली यूज करना, यस, टू यूज द चार्ज एयर कूलर ऑप्टिमली विदाउट द डिसएडवांटेजेस ऑफ हाई टेम्परेचर
चार्ज एयर कूलर यूजेस एयर, यहाँ पे वाटर और वो वाटर भी यूज करते हैं, पहले वाले एयर यूज करते थे एज अ हीट एक्सचेंज मीडियम। ऑल्सो दे हैव वाटर एलिमिनेटर, ऐसे मैं बता दूंगा आपको। क्या है ना कि अगर आप जो है हॉट एयर को कूल करते हो तो उसके अंदर जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ना वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, ड्रॉपलेट्स बन जाएगी। अब वो वाटर कंटेंट जो है वो बाहर निकलेगा, तो वो वाटर कंटेंट के लिए एक ड्रेन बनाया होता है जिसमें से वो वाटर जो है वो निकल जाता है। छोटा सा पॉइंट है लेकिन दिमाग में रहना चाहिए, कल को कोई पूछ ले तो कि यार तुमने कूल तो किया हॉट एयर को लेकिन उसमें से जो वाटर कंटेंट था वो कहाँ गया, तो उसके लिए ड्रेन फिट होते हैं वहां पे, वाटर कंटेंट जो है उससे निकल जाता है। अब ये आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। इसका शॉर्ट रिवीजन जो है आखिरी भी दोबारा कर लेंगे। इसके आगे अब हम देखते हैं ये। अब मैंने आपको ये तो बताया बस कि हॉट एयर जो है वो नुकसान कर रहा है हमें, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से हमें बहुत नुकसान हो रहा है, टेम्परेचर का ही हमें कंपोनेंट हटाना है। क्यों नुकसान हो रहा है ये नहीं बता, तो वो बता रहा हूँ। हॉट एयर जो होती है, अब समझ के चलो कोई एयर है, मैंने उस एयर को हॉट कर दिया, मतलब मैंने उस एयर को हीटअप कर दिया, तो उसमें होता क्या है, एयर जब हीटअप होता है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स है वो बहुत तेज स्पीड पे मूव करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। आपने केमिस्ट्री उसमें पढ़ा होगा, बॉइलिंग वाटर जब बॉइल करते हैं क्या होता है, उसके पार्टिकल्स की स्पीड बढ़ जाती है, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, हीट लूज करते हैं, मतलब हीट जनरेट करते हैं, तो आपका वाटर हीटअप हो जाता है। वैसे ही हॉट एयर जो है पार्टिकल्स है आपस में बहुत तेज स्पीड में मूव करने लगते हैं, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो जब पार्टिकल्स जो है पहले एक जगह इकट्ठे होकर बिल्कुल डेंस हो रखे थे, अब वो पूरी जगह एक इधर उधर घूमने लगेंगे, बहुत तेज स्पीड में मूव करने लगेंगे, है ना, और हीट अप करने की वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो ऑब्वियसली डेंसिटी तो कम हो जाएगी। पहले तो एक जगह इकट्ठे हो रखे थे सारे के सारे, अब इधर उधर फैल गए हैं हाई स्पीड में मूव करने की वजह से, तो बॉस डेंसिटी तो कम हो गई। अब डेंसिटी कम हो गई तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तुम्हें पता है रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी। तो जब डेंसिटी कम हुई तो आप डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास है, तो बॉस आपका मास भी कम हो जाएगा। तो मास ऑफ एयर जो कि आपका सिलेंडर के अंदर जा रहा था वो कम हो गया। अब जब मेरा उस सिलेंडर के अंदर मेरा मेन पर्पस क्या था, मैं एयर को कंप्रेस करके टर्बोचार्जर में एयर कंप्रेस करके क्यों भेज रहा था, क्योंकि कंप्रेस्ड एयर मतलब ज्यादा एयर चली जाएगी उतनी ही जगह में जितनी जगह में कम नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एयर जो है वो नहीं जा पाती, उतनी सी जगह में मेरी कंप्रेस्ड एयर और ज्यादा चली जाएगी। ये मुझे एडवांटेज मिल रहा था। अब ये नुकसान मेरा ये हो गया कि एक मिनट, हाँ, तो अब मेरा नुकसान यहाँ पे ये आ गया कि अब उतने मास की जो एयर है वो जा नहीं पाएगी वहां पे। अब उतना, क्योंकि जो ये जो है इसने डेंसिटी कम कर दी है, अब उतना मास नहीं जा पाएगा, तो उतनी अमाउंट ऑफ एयर जो है सिलेंडर के अंदर जा नहीं पाएगी, उतनी अमाउंट में एयर नहीं जा पाएगी, तो उतना अमाउंट में फ्यूल भी बर्न नहीं पाएगा। पहली बात तो उतना अमाउंट में एयर नहीं जाएगा तो स्कैवेंज एफिशिएंसी तो ऐसी कम हो जाएगी। स्कैवेंज एफिशिएंसी मतलब स्कैवेंज एयर मतलब जो आप इनलेट में एयर देते हो। अब देख रहे हो लेस एयर कंप्रेस्ड, क्योंकि उतने मास में एयर जा ही नहीं रही है, उतना अमाउंट में एयर जा ही नहीं रही। टर्बोचार्जर का मेन काम क्या है कि हाई प्रेशर एयर भेजे ताकि कंप्रेस्ड एयर जाए और ज्यादा से ज्यादा अंदर जा सके ताकि ज्यादा से ज्यादा फ्यूल बर्न कर सके। यहाँ पे आपकी कम एयर जा रही है, मास ऑफ एयर जो सिलेंडर के अंदर जाएगी वो कम हो जाएगी क्योंकि डेंसिटी कम हो गई, तो फ्यूल बर्न भी आपका कम हो जाएगा, कम फ्यूल बर्न होगा और आपकी जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। और दूसरी बात मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री सेल्सियस का राइज स्कैवेंज टेम्परेचर में इक्वल्स टू 5 to 10 डिग्री सेल्सियस राइज इन एग्जॉस्ट। जैसे कि आपको मैं बताया था 45 से 46 कर दोगे तो यहाँ 305 से 310 हो जाएगा 300 के बाद। तो उसके बाद जो है क्या होगा कि जब आपका ये मतलब ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सक्शन है, सक्शन के बाद फिर आपका कंप्रेशन स्ट्रोक आता है, कंप्रेशन के बाद आपका पावर स्ट्रोक आता है, पावर के बाद एग्जॉस्ट स्ट्रोक आता है ना। तो ये जो बीच के सक्शन, कंप्रेशन और आपके पावर स्ट्रोक जो हैं, ये इन सब के टाइम पे जो वर्किंग टेम्परेचर होगा वो ग्रेजुअली हल्के हल्के करके बढ़ता रहेगा। अब आपके जो इंजन पार्ट्स है, सिलेंडर लाइनर हो गया, सिलेंडर पिस्टन, वो आपका पिस्टन हो गया, पिस्टन हेड हो गया, पिस्टन क्राउन हो गया, इन सब का मटेरियल एक डेफिनेट स्ट्रेस, एक डेफिनेट टेम्परेचर को हैंडल करने के लिए बना है। ये नहीं है कि आप इसमें अनलिमिटेड स्ट्रेस या अनलिमिटेड आप उसका टेम्परेचर दे दो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या स्ट्रेस के बाद ये क्रैक होने लगते हैं। तो वही बात है कि जब वर्किंग टेम्परेचर बढ़ जाएगा और रेगुलर इंटरवल पे बढ़ता ही रहेगा तो थोड़े टाइम बाद जो है पिस्टन में, सिलेंडर हेड में क्रैक्स आने लगेंगे, क्योंकि वो इतने टेम्परेचर के लिए बना नहीं है। 1-2 बार तो चलो ठीक है चलता है, रेगुलर इंटरवल्स में अगर आपका उसी टेम्परेचर पे चलने लगेगा तो फिर जो है आपका प्रॉब्लम हो जाएगी बस। तो उस वजह से ये हॉट एयर के सारे मैं बता रहा हूँ कि हॉट एयर से हमें नुकसान होता कैसे, टेम्परेचर बढ़ने से कैसे नुकसान होता है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट समझा दिया मैंने आपको। सब में क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे और हाई एग्जॉस्ट टेम्परेचर,
जैसा कि आपको पता है कि 5 से 10 डिग्री बढ़ जाता है। जब एग्जॉस्ट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सल्फर एमिशन, नाइट्रोजन एमिशन बढ़ जाते हैं, जो कि इतने अलाउड नहीं है, तो उसमें भी हमें नुकसान ही होता है। उसके अलावा अगर आप कोल्ड एयर का देखें तो कोल्ड एयर का हमारे पास जो है फायदा ही फायदा है, क्योंकि कोल्ड एयर की जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। पार्टिकल्स बहुत ज्यादा स्पीड में होते नहीं है, एक दूसरे के पास ही इकट्ठे हो रखे होते हैं, और डेंसिटी भी उनकी जो है उस वजह से ज्यादा होती है। अब डेंसिटी ज्यादा है तो प्रोपोर्शनल टू मास है, डेंसिटी प्रोपोर्शनल टू मास, तो इसका मतलब है हमारी ज्यादा मास ऑफ एयर जाएगी सिलेंडर के अंदर। जब ज्यादा मास ऑफ एयर चला गया सिलेंडर के अंदर तो फिर ज्यादा फ्यूल बर्न होगा। तो ये सारे एडवांटेजेस जो डिसएडवांटेजेस जो है वो सारे एडवांटेज बन जाएंगे। ज्यादा एयर पहुंची तो स्कैवेंज एफिशिएंसी बढ़ गई, ज्यादा एयर पहुंची तो पावर बढ़ गई, ज्यादा एयर पहुंची तो टेम्परेचर बढ़ गया, वो टेम्परेचर जो है कम हो गया, सॉरी वर्किंग टेम्परेचर कम हो जाएगा, और एग्जॉस्ट टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो ये सारे चीजें अपोजिट ऑफ ऑल द डिसएडवांटेजेस लिस्टेड अप। तो हमें कोल्ड एयर चाहिए, और वही हमने पहले बात की है कि हीट एक्सचेंजर यूज करो, हॉट एयर को कोल्ड एयर में कन्वर्ट करो, वही आप चाहते हो, वही मेन एडवांटेज चीज है। हाई प्रेशर यूज करो, हाई चार्ज एयर यूज करो, बट हाई टेम्परेचर को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको हैंडल करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हाँ बस, अगर आपका जो एयर है वो 40 to 50, मैंने आपको क्या बोला था, बहुत ज्यादा ठंडा भी नहीं करेगा, एक लिमिट में ठंडा करता है। अब ये भी नहीं है कि आपका 200 से 40 to 45 डिग्री कर रहा है तो वो 30 डिग्री पे कर दे या 20 डिग्री पे कर दे। बहुत ज्यादा कोल्ड एयर जाएगी तो थर्मल शॉक हो जाएगा, क्योंकि इंजन गर्म है ना। आप उसमें ठंडी एयर भेज दोगे, किसी भी गर्म चीज, गर्म तवा होता है उस पर आप पानी ठंडा डाल देते हो तो आप देखते नहीं एकदम से धुआं निकलता है, थर्मल शॉक होता है, वो थर्मल शॉक कहते हैं उसको। उसकी वजह से चीज जो है ब्रिटल हो जाती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं। आपके वाले में नहीं आते क्योंकि इतना अमाउंट में नहीं होता है, बट वहां पे बहुत ज्यादा फर्क हो जाएगा। इंजन हो रखा है 300 डिग्री सेल्सियस, वो 250-300 डिग्री सेल्सियस पे, आप भेज दो 30 डिग्री सेल्सियस की, इतना वेरिएशन आ जाएगा तो फिर थर्मल शॉक होगा, और लाइनर और क्रैक, लाइनर हो गया, पिस्टन हो गया, उन सब में क्रैक आ जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कभी कभी अगर टर्बो चार्जर जो है कोल्ड एयर दे देता है, 30 डिग्री सेल्सियस पे एयर दे देगा। अब मेरा जो चार्ज एयर कूलर जो है वो तो आप समझ रहे होगे कि यार सिर्फ हीट एक्सट्रैक्ट करता है, ऐसा नहीं है। हीट एक्सचेंजर है, वो हीटर एज वेल एज कूलर है। अगर 200 डिग्री सेल्सियस की आ रही है तो वो उसको 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहा है। तो अगर टर्बो चार्जर से 30 डिग्री सेल्सियस की आएगी ना, जो कि कम है, वो फिर भी उसको 40 to 45 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेगा। तो लिखा है CAC, चार्ज एयर कूलर सर्व्स एज हीटर इन कोल्ड एयर। 30 डिग्री सेल्सियस की आएगी तो वो उसको 40 to 45 करेगा, ठंडी आएगी तो गर्म कर देगा। मतलब उसको 40 to 45 डिग्री सेल्सियस उसका मेन एम है। चाहे फिर आप 200 पे भेजो, चाहे फिर आप 30 पे भेज दो, उसको फाइनल उतने पे ही करना है। तो ये मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया पूरा। हॉट एयर की वजह से हमें हाई टेम्परेचर की वजह से नुकसान हो क्यों रहे थे। ये हो गया, ये हो गया, ये सारे नुकसान है, ये तो आप देख ही सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। जो मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए, बार बार करूंगा, आप भी बोर हो जाओगे। हाँ, ये आखिरी है चार्ज एयर कूलर। देखो, चार्ज एयर कूलर का एक है जो मैंने आपको पूरा बताया था। इसके अलावा इसको जितना पास रख सकते हो ना इंजन से, उतना पास रखा जाता है। ये नहीं है कि आप दूर रख दो इंजन से, क्योंकि यार इंजन से अगर दूर रखोगे तो जब तक पाइपिंग से एयर वहां पे पहुंचेगी चार्ज एयर कूलर से निकल के इंजन तक, तब तक तो वो वापस उसका टेम्परेचर हिंडर हो जाएगा, तब तक वापस उसके टेम्परेचर में फर्क आ जाएगा, तो फिर फायदा नहीं रह जाएगा ना। तो आप चार्ज एयर कूलर को बिल्कुल इंजन से लगा के रखो कि बस उससे 40 to 45 डिग्री सेल्सियस की एयर निकले और सीधा इंजन में चली जाए, मतलब रुके ना कहीं पे, कहीं बीच में वो 40 से लेके सराउंडिंग टेम्परेचर से 35 पे ना पहुंच जाए। वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं तो 40 to 45 ही रहे, तो हम सीधा चिपका के रखते हैं बिल्कुल उसको। वहां से निकलते ही थोड़ी सी आगे जाके इंसुलेटेड पाइपिंग होती है, थोड़ी सी आगे जाके सीधा अपना अंदर चली जाती है वो, और आपका 40 to 40 इंजन के अंदर चली जाती है प्रॉपर टेम्परेचर पे। तो हमें ऑप्टिमम रिजल्ट्स मिलते हैं उसकी वजह से। 200 डिग्री सेल्सियस से 40 to 45 50 पे गिराता है। ये याद रखना 30 डिग्री सेल्सियस से भी इतने पे गिराता है, मैं लिखा नहीं है लेकिन वो भी याद रखना। कोल्ड एयर अगर ऑल्सो वर्क्स एज हीटर इन कोल्ड एयर। फ्रेश वाटर, सॉल्ट वाटर सब यूज करता है टू कूल द एयर। मॉइस्चर प्रेसिपिटेट जो होता है वो वायर ड्रेन भेज दिया जाता है, मैंने आपको बताया था। इसके अलावा इसकी फाउलिंग डिटेक्शन, मेंटेनेंस एंड क्लीनिंग, ये बहुत नेक्स्ट लेवल टॉपिक है। इसकी फाउलिंग कैसे डिटेक्ट करे, क्या क्या नुकसान होगा अगर ये सही से काम नहीं करेगा, और वो सब नुकसान हमें पता कैसे लगेगा। उसके अलावा इसकी मेंटेनेंस कैसे करेंगे, इसकी क्लीनिंग कैसे करेंगे, ये सब बिल्कुल नेक्स्ट टॉपिक है। बहुत लंबा टॉपिक है, कम से कम 15 मिनट का टॉपिक है। कमेंट करोगे, चाहते हो कि बताऊं तो बता दूंगा, तो प्लीज उसके लिए कमेंट कर देना अगर आप चाहो। बाकी एक शॉर्ट रिवीजन मार देते हैं ताकि हमारे भाई लोग जिनको
शॉर्ट में बिल्कुल आखिरी में समरी चाहिए होती है, वो वीडियो का आखिरी का लगाया और साथ सीधा आखिरी में देख ले। इंजन से अपनी एग्जॉस्ट एयर आई रही थी टर्बो चार्जर में, आपको पता है टर्बो चार्जर क्या करता है, उसको हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे कर देता है, हाई प्रेशर चार्ज एयर देता है, हाई टेम्परेचर तो साथ में हो जाती है क्योंकि वो कंप्रेस करता है ना, तो हो ही जाती है। हाई प्रेशर के तो हमें सारे एडवांटेजेस मिल रहे थे, लेकिन एक जो हाई टेम्परेचर है वो हमारे सारे एडवांटेजेस को नुकसान में बदल रहा था, वो हमारा नुकसान करा रहा था। तो हाई टेम्परेचर वाले कंपोनेंट को हाई प्रेशर से अलग करना पड़ेगा, तभी फायदा मिलेगा। अब हाई टेम्परेचर वाले कंपोनेंट के सारे नुकसान बताए थे, लो पावर, लो टॉर्क, हाई एमिशन, उसको अलग कैसे करेंगे, उसको हम चार्जर कूलर से अलग करेंगे। चार्जर कूलर ले लेंगे और चार्जर कूलर जो है उसको कूल कर देगा। जैसे कि आपने देखा इंजन से आई एग्जॉस्ट एयर, टर्बो चार्जर में गई हाई प्रेशर चार्ज एयर, हाई टेम्परेचर चार्ज एयर। अब हाई टेम्परेचर वाला तो हमें कंपोनेंट ये वाला हटाना है, तो हम यहाँ से वापस यहाँ पे आएंगे चार्जर कूलर में, जो कि कूल करता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हाई प्रेशर एयर को इसने कूल किया, प्रेशर कंपोनेंट तो आज भी ज्यादा है, डेंसिटी अभी भी ज्यादा है, लेकिन टेम्परेचर कम हो गया। तो हमारा जो है अब ये ऑप्टिमम होगा यूज करने के लिए इंजन में, अब कोई नुकसान नहीं, अब हमें ये सारे फायदे ही फायदे मिलेंगे। तो ये इसका मेन कंसेप्ट था। क्या करता है चार्जर कूलर, आपका हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर हाई डेंसिटी वाली एयर को क्या करता है कि उसका टेम्परेचर कम कर देता है, जिसकी वजह, ताकि जो हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी के आपको फायदे मिल रहे थे, जितने ये फायदे मिल रहे थे, ये सारे फायदे आप यूज कर सको और हाई टेम्परेचर जो है उनके बीच में हिंडरेंस ना करे। तो हाई टेम्परेचर वाले कंपोनेंट को हटा देगा, उसकी हीट एब्जॉर्ब करके ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कर देगा जिस पे जरूरत है। बाकी हाई प्रेशर और हाई डेंसिटी के फायदे आपको मिल ही जाएंगे। बस ये था चार्ज एयर कूलर पूरा, ये मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, बेसिक से बिल्कुल उठाया है एक्सप्लेन करते हुए। हाँ, थोड़ा राइटिंग को मेरी इग्नोर करना, इतनी अच्छी नहीं है। बाकी इसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज पे, टर्बो चार्जर पे तो हम बनाएंगे पूरी वीडियो, इसके अलावा अगर किसी भी और पॉइंट पे आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट कर देना। और यार मेरी वीडियो की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती है क्योंकि मैं बेसिकली क्या करता हूँ कि मैं एक टॉपिक लेके चलता हूँ, मैं खुद को भी समझाता हूँ, खुद भी समझता हूँ और मैं साथ में वीडियो अपलोड करता हूँ ताकि आपके भी समझ में आए। क्योंकि मेरा कंसेप्ट ये है कि मैं साथ में आप लोगों को लेके चलूँ, हम लोग साथ साथ में पढ़ाई करें। मैं कोई प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ और ना मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसा कोई है। बस मेरा ये है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं रिवीजन करता हूँ और आप लोगों को भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मेरा टीचिंग मेरा शौक रहा है। तो ये होता है कि आप लोगों के साथ मेरा भी रिवीजन होता रहता है, हम लोग साथ साथ में पढ़ पढ़ के चलते रहते हैं। तो बस ये मेरा एक जो मेरा एम है करने का, इसलिए मेरी उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती है, बट नोट सारे मैं खुद बनाता हूँ, ये सारे प्रिपेयर करता हूँ ताकि मेरे भी काम है, कल को आपके भी काम आएंगे। ठीक है बॉस, तो अगर कोई बुरा, मतलब अगर कोई ऐसे एक्सप्लेनेशन कुछ अच्छी ना लगी हो तो कमेंट में बता देना, पक्का इंप्रूव करेंगे। बाकी अगर अच्छी लगी हो तो यार सब्सक्राइब कर लेना। मेरे ख्याल से चार्ज एयर कूलर पे कोई वीडियो यूट्यूब पे है नहीं अभी तक, मैंने जो सर्च करा था है नहीं, तो शायद पहली वीडियो होगी चार्ज एयर कूलर पे। तो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना और आगे वीडियोस बनती रहेंगी, टर्बो चार्जर पे बनेंगी और हर एक टॉपिक पे बनेगी। पूरी बुक तैयार है, एक एक टॉपिक करके सब कवर करता जाऊंगा मैं। तो आईसी और ऑक्सिलरी मशीन्स, मरीन ऑक्सिलरी मशीन्स, स्पेसिफिकली ज्यादातर मरीन से रिलेटेड ही मैं करता हूँ, बट ये सब चीजें जो हैं ये कॉमनली हर तरफ यूज होती हैं। तो ये तो बेसिक्स है, आगे चल के जो होता है वो मरीन आ जाता है, उनका स्पेसिफिकली मैं वीडियो के एंड में बता देता हूँ कि हाँ ये पर्टिकुलरली मरीन के लिए। ठीक है, तो थैंक यू एंड ना अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट कर देना। थैंक